नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की सभी खास खबरों पर। राजस्थान में मिले सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन भंडार। सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ राज्य में होगा सीमेंट उद्योग का विकास। विदुषी, लेखिका और कलाविद डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का हुआ निधन। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से की गई थी सम्मानित। देश में जैविक कृषि को समर्थन देने के लिए 310 करोड़ रुपए का निवेश। बायोटेक किसान कार्यक्रम ने पूरे किए 3 साल। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक मार्क से 74% तक एफडीआई की अनुमति। देश में डिफेंस सेक्टर में उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ की साझेदारी। इसी के साथ देश में मैग्लेव ट्रेनों के विकास का मार्ग होगा प्रशस्त। और वर्ल्ड बैंक द्वारा द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2000 किया गया जारी। भारत को इस वर्ष मिला 116वां स्थान। हम में से हर कोई हमेशा कहता रहता है कि जीवन बड़ा मुश्किल है, लेकिन याद रखिए दोस्तों, मुश्किलें उन्हीं लोगों के जीवन में आती है जो इतने ताकतवर हैं, जो इतना दम रखते हैं कि उन मुश्किलों का सामना कर सके। इसलिए अगर आपके भी जीवन में मुश्किलें हैं तो कभी ये ना सोचें कि वो मुश्किलें क्यों हैं, बल्कि ये सोचें कि आप में क्या वो सामर्थ्य है जिनसे आप उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं आज की सभी खास खबरों पर, क्योंकि इनसे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो पूरा समय अपना दें, आप जो भी आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं उसे सही तरीके से समझें और अपने नोट्स भी साथ के साथ तैयार करते रहिए। राजस्थान में हाल ही में जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू जिलों में 716 मिलियन टन भंडार लाइमस्टोन के रूप में प्राप्त हुआ है। तो राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा किए गए इस सर्वे में लगभग 15.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 ब्लॉक विकसित किए गए हैं। इनमें से 2 ब्लॉक जैसलमेर, 1 नागौर और 1 झुंझुनू में स्थित है। वैसे तो राज्य में पहले ही सीमेंट उद्योग काफी उन्नत स्थिति में है, लेकिन इस नई खोज के साथ राज्य में सीमेंट क्षेत्र में बड़ा निवेश भी होगा, जिससे न केवल राज्य का औद्योगिक विकास होगा, प्रदेश में राजस्व बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के और अधिक बेहतर अवसर भी हमारे यहाँ के युवाओं को प्राप्त हो पाएंगे। ये चारों लाइमस्टोन ब्लॉक्स प्रधान खनिज श्रेणी के हैं और राज्य में इस खनिज संपदा के वर्तमान में विपुल भंडार उपलब्ध हैं। हालांकि अभी तक भी इनका दोहन नहीं हो पाया था। तो जो खान और भू विज्ञान विभाग ने सर्वे किया है उसके हिसाब से सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 716 मिलियन टन भंडार है। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन से तात्पर्य उस चूना पत्थर से है जो सीमेंट के उत्पादन में उपयोगी होता है, अर्थात उपयुक्त होता है। लाइमस्टोन के इन चारों ब्लॉक की जल्दी ही नीलामी भी की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल MSTC का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, अगर चूना पत्थर या लाइमस्टोन की बात करें तो ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान होती है जो चट्टानों के टूटने या पर्वतों और अन्य सेडिमेंट्स के टूटने के बाद उनके अवक्षेपों के डिपॉजिट होने से बनती है। ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय रूप होते हैं, जैसे कि कैल्साइट और एरोगोनाइट, तो इनसे मिलकर ही इसका निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं आज की अगली खबर की। हाल ही में दिवंगत विदुषी और कलाविद डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित हस्ती थी, जिनका निधन हुआ दिल्ली में। तो एक अपूरणीय क्षति पूरे देश के लिए है। विदुषी, लेखिका और कलाविद डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जो है, इन्होंने देश में कला के योगदान में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें इसीलिए 2011 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से भी जुड़ी थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक भी रही थी। राज्यसभा में उन्हें इस सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था और IIC में एशिया परियोजना की अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया था। उनका जुड़ाव भारत में कला के विभिन्न क्षेत्रों से रहा, जिसमें शास्त्रीय नृत्य, वास्तुकला और इतिहास प्रमुख है।
उनका जन्म 1928 में दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री के साथ पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन फील्ड में ही वे अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय गई और वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें उनके योगदान के लिए वर्ष 2000 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दोस्तों, अगर उनकी बात करें तो वो हिंदी के यशस्वी दिवंगत साहित्यकार, जिनको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, उनकी पत्नी के रूप में वे थी और 60 के दशक में जब पति से उनका तलाक हो गया, इसके बाद से ही वे पूर्ण एकाकी जीवन जी रही थी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स 1997, भारत द नाट्य शास्त्र 2006, डांस इन इंडियन पेंटिंग्स 2004, क्लासिकल इंडियन डांस इन लिटरेचर एंड द आर्ट्स 2007 और ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशंस लर्निंग थ्रू द आर्ट्स इन एशिया 2011 में लिखी गई थी। तो यहाँ से आपको प्रश्न जो है सीधा सीधा इनकी बुक से रिलेटेड पूछा जा सकता है, इनके पुरस्कारों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। चलिए हमारी अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, लगातार देश में कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में एक कार्यक्रम सरकार द्वारा शुरू किया गया था जिसका नाम है बायोटेक किसान। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसमें इन्होंने जैविक कृषि को भी सम्मिलित किया गया है, उसको समर्थन देने के लिए कुल 310 करोड़ रुपए का निवेश सरकार के द्वारा किया गया था। बायोटेक किसान कार्यक्रम का पूरा नाम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों तक नवोन्मेषी अर्थात इनोवेटिव जो भी टेक्नोलॉजीज होती है उनको पहुंचाने का प्रयास किया जाता है ताकि वे कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों में उनका प्रयोग करते हुए अपनी आय में और देश में उत्पादन में बढ़ोतरी कर सके। इस गतिविधि को लगभग सभी जिलों में जो है लागू किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोगों को समर्थन देने के लिए 310 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। दोस्तों, 20 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति स्वयं तैयार की है और राजस्थान भी उसमें से एक है जिसने 2015 में अपनी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जारी की थी। ये कार्यक्रम सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है और इसके माध्यम से कृषि सहित जितने भी अन्य सहायक क्षेत्र हैं उनमें ऐसे कार्मिक जिनको पहले से प्रशिक्षण दिया गया है उनको उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसका नाम एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम है। बायोटेक किसान को भारत के जो कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनमें चरणबद्ध तरीके से लागू भी किया गया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हब एंड स्पोक हब्स की कल्पना को देखा गया है जिसमें किसी भी राज्य में एक बड़े हब का निर्माण किया गया है और उस हब को बहुत से छोटे छोटे सब हब्स या उप हब से जोड़ा गया है। तो प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को जो है हब से निचले स्तर पर और वहां से किसानों तक प्रसारित करने का काम इसमें किया गया। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हमारे यहाँ पर एग्रो पार्क्स की स्थापना की गई है। रुक करते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर की इस खबर में सरकार की तरफ से जो है कल एक बड़ी घोषणा की गई है जिसमें डिफेंस सेक्टर में अब ऑटोमेटिक मार्ग से 74% तक एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अगर हम बात करें वर्तमान में तो एफडीआई की जो वर्तमान पॉलिसी या नीति जो है उसमें रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति सरकार ने दी है। हालांकि पहले जो है केवल 49% तक ही ऑटोमेटिक मार्ग से निवेश किया जा सकता था, लेकिन अब 74% तक ऑटोमेटिक मार्ग से निवेश किया जा सकेगा। तो इससे देश में डिफेंस सेक्टर में और अधिक इकाइयों की स्थापना और इसमें डिफेंस सेक्टर में उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसके साथ देश से ज्यादा मात्रा में निर्यात भी बढ़ेगा। दोस्तों, और भी बहुत सी बातें जो इससे जुड़ी है उसमें ऑटोमेटिक मार्ग से जो 74% एफडीआई मिलेगा उसकी फायदा केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो नई कंपनियां स्थापित होंगी, जो नए औद्योगिक लाइसेंस लेना चाहती हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रही हैं और वो अगर ऐसा करना चाहती हैं या जिनके पास पहले से एफडीआई है तो वे 49% तक नया विदेशी निवेश जो है प्राप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम होंगे जिनका पालन उनको करना ही होगा। अगर ऑटोमेटिक रूट की बात करें तो स्वचालित मार्ग के तहत अनिवासी निवेशक जो बाहर रहते हैं या फिर भारतीय कंपनी जो है वे निवेश करने के लिए उन्हें किसी भी तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती और ऐसे में इस तरह की इंडस्ट्रीज को स्थापित करना आसान हो जाता है।
अगली खबर को जानते हैं। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की है। जी हाँ दोस्तों, देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बहुत बड़ी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है, उसने स्विस रैपिड एजी कंपनी के साथ में ये समझौता किया है ताकि देश में भी मैगलेव ट्रेन चलाने का सपना साकार हो सके। दोस्तों, भारत में हाई स्पीड ट्रेन लाने के लिए ये समझौता किया गया है। हाई स्पीड ट्रेन जो हैं वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड पर चलने वाली ट्रेन होती हैं। वर्तमान में ये हाई स्पीड ट्रेन मैगलेव जो हैं वो फिलहाल कहाँ चलती हैं, चीन और जापान में। तो दो ही देश हैं जिन्होंने इसको चला रखा है। जर्मनी में भी इसके ट्रायल जो हैं हो रहे हैं और भारत में अब जो है आने वाले समय में आपको जल्दी ही इस योजना को भी अमली जामा पहनाते हुए देखा जा सकता है। अब बात जान लेते हैं मैगलेव ट्रेन क्या होती है। मैगलेव ट्रेन एक प्रकार की ट्रेन है जिसमें दोस्तों चुंबकीय गुणों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वैद्युत चुंबकीय गुण है उनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें जब ट्रेन शुरू होती है तो वो शुरू होने के बाद जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है, जिसमें ट्रेन और पटरी दोनों आपस में विरोधी ध्रुव के रूप में काम करते हुए और ट्रेन को गति प्रदान करते हैं। ऐसे में ट्रेन और पटरी के बीच जो घर्षण है वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है और इस तरह से वो अधिकतम जो गति है उसको पकड़ सकता है। लेकिन इसमें जो समस्या वह है कि इसमें नियंत्रण के लिए अत्यधिक हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होता है। इसके साथ साथ सुरक्षा का मुद्दा भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पटरी से ऊपर उठ करके बिना संपर्क के चलने की वजह से ही ये वह तेज स्पीड प्राप्त कर पाती है। ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है और इसीलिए ये 500 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और परिचालन लागत भी इसमें काफ़ी कम आती है। BHEL पिछले 5 दशकों से रेलवे के विकास में साझेदार है और कंपनी ने रेलवे को इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव्स की आपूर्ति की है। यहाँ तक कि हमारी जो पहली मेट्रो है जिसको हम कोलकाता मेट्रो कहते हैं, उसमें भी जो प्रपल्शन सिस्टम है उसका निर्माण BHEL द्वारा ही किया गया था। और भारत में हाल ही में आपको पता है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी शुरू हो गई है। इसके अलावा मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी काम चल रहा है, जो अभी तक की भारत की सबसे तेज ट्रेन होगी। वर्ल्ड बैंक के सालाना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जारी कर दिया गया है और वर्ल्ड बैंक के सालाना इस कैपिटल इंडेक्स में भारत को इस बार 116वां स्थान प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है इसमें न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के 174 देशों को सम्मिलित किया गया है। पिछली बार इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही थी और भारत ने इसका विरोध किया था। ये जो इंडेक्स है इसमें जो भी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जन्म लेने के बाद में उसके सर्वाइवल रेट, उसको मिलने वाली शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जो है उन सभी मुद्दों पर बात की जाती है कि किसी बच्चे को कितने चांसेस या कितनी संभावना होती है बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का, जो उसकी जीवन प्रत्याशा को तय करता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 रहा है, जबकि साल 2018 में यह स्कोर 0.44 था। इस प्रकार भारत मध्यम कैटेगरी में रहा है। दोस्तों, इससे पहले 2019 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत को 157 देशों में 115वां स्थान मिला था। तो इस बार रैंकिंग जरूर गिरी है, लेकिन जैसा कि इस बार देश ज़्यादा है तो उस हिसाब से भारत का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। पिछली बार केंद्र सरकार ने, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। तो वर्ल्ड बैंक जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों पर डेटा लेकर के और इसके हिसाब से इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट पर मैं आपसे डिटेल में भी चर्चा करूंगा, तो अलग से हमारा एक वीडियो होगा जिसमें हम इस पर बात करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें जिन पर हमने फोकस किया और इन प्रश्नों को आप रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा तरीका है जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी RS प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो RS प्री टेस्ट सीरीज जो कि RS जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, उसमें भारी छूट जो है आज और कल 2 दिन मिलने वाली है और केवल मात्र 500 रुपए में ये कोर्स आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए छोड़े चलता हूं मैं आप सभी को गीता ज्ञान के साथ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य यदि निष्काम भाव से कर्मयोग करना चाहता है तो उसे गीता के इस ज्ञान की वर्तमान समय में अनिवार्य जरूरत है। तो उसी के साथ आप आगे बढ़े और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। गीता ज्ञान के अध्याय 5 के श्लोक 23 में स्वागत आप सभी का। तो आज का जो हमारा श्लोक है वह है कि शक्नोति हेव यह
सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त है स सुखी नर। बहुत ही अच्छी बात इसमें कही गई है कि शक्नोति है एव यह, जो व्यक्ति कुछ करने में समर्थ होता है उसके लिए हम शक्नोति शब्द का प्रयोग करते हैं। शक्नोति जो शब्द है कि कोई किसी कार्य को करने में समर्थ है। किस कार्य को? काम क्रोधोद्भवम वेगम, अर्थात काम और क्रोध के उद्भव से जो वेग उत्पन्न होता है, या काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है, उस मन के वेग को, वो जो भावना हमारी आती है उसको सहन करने में, सोढ़ुम सहन करने में जो व्यक्ति समर्थ होता है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, अर्थात इस शरीर से मुक्ति मिलने से पहले ही, इस नश्वर शरीर के छूटने से पहले ही, स युक्त है स सुखी नर, वह व्यक्ति जो है उसी को हम नर योगी और सुखी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर समझने की बात यह है कि दोस्तों पूरे संसार में यदि कोई जीव है तो वह मनुष्य है जिसे विवेक प्रदान किया गया है। ठीक है, काम क्रोध ये सभी में होते हैं, देवताओं से लेकर मनुष्य और सभी में ये चीज है। क्योंकि देवताओं की योनियां भोग के लिए ही होती है, इसलिए देवताओं की विवेक पर पर्दा डला होता है। विवेक उनमें भी होता है लेकिन उन पर निश्चित पर्दा डला होता है। उनको देव योनि इसीलिए मिली है क्योंकि उन्हें भोग जीना है। जानवर जो है उनमें विवेक होता नहीं है, तो उनमें सोच समझने की कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। और अगर हम चाहें तो अपने काम और क्रोध को समझ करके और इस वेग को उत्पन्न ही ना होने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भय से काम करें, जैसे कि अपने अधिकारी के समक्ष अगर हमें गुस्सा भी आए तो हम उस वेग को रोक लेते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति इस वेग को रोकने में सक्षम हो जाता है तो वह व्यक्ति ही जो है योगी अर्थात युक्त कहा जाता है, और उसे ही हम सुखी नर कह सकते हैं। अर्थात संसार का वास्तविक सुख जो है वो इसी में स्थित है।